हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूं। ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं सरफाइसी एक्ट जो हमारा था उसके केस लॉ के रिगार्डिंग। सॉरी, थोड़ा वीडियो लेट आया और बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं आया था, बहुत बिजी चल रहा था शेड्यूल, इस वजह से नहीं आया। बट हाँ, मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, आपकी इससे बहुत ही ज़्यादा मदद हो सकती है और आपका टाइम बचेगा और फटाफट से आपका केस लॉस कवर हो जाएंगे। एक इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं और नई वीडियोस ला दो चैप्टर्स की। तो मैंने ऑलरेडी ये बात आपको बता दी थी कि इस अटेम्प्ट में मेरे ख्याल से आपका उस वीडियो से उस चैप्टर जो वीडियोस मैंने डाली हैं उनसे काम चल जाएगा। तो प्लीज़ उसी से पढ़ लीजिए, थोड़ी से एफर्ट्स लगेंगे, थोड़ा सा एक समराइज वे में तो आपको आइडिया लग ही जाएगा चैप्टर्स का मेरी वीडियोस से, अभी जो पुरानी वीडियोस डली हुई हैं। और उसके बाद आप एक बार सेल्फ रीड कर लेंगे तो आपके चैप्टर्स हो गए होंगे। और ऑब्वियसली अब तक आपने सेल्फ रीड कर लिया होगा क्योंकि पेपर आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगले अटेम्प्ट के लिए ऑब्वियसली मैं पूरा नया अब जो भी फ्रेश आईसीए का मटेरियल है उसके साथ नई वीडियोस बनाऊंगा, यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। आपके लिए मुफ्त होगी, आपके लिए मुफ्त होगी। लेकिन मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल्स को। वीडियोस तो इतने बंदे देखते हैं, 75% बंदे जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, 25% लोगों ने कर रखा है, लेकिन 75% जो लोग हैं वो वीडियोस रेगुलरली वॉच कर रहे हैं। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो, फ्री है। मैं इतना एफर्ट्स करता हूँ, आप लोगों का क्या जाएगा, ठीक है। बाकी ठीक है, नहीं करना तो अब छोड़ो, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब सरफाइसी जो है इसमें हमारे 5 केस लॉ हैं, फटाफट से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला है सी ब्राइट वर्सेस द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अदर्स। दूसरा है मेसर्स एल&टी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस मेसर्स त्रिशूल डेवलपर्स एंड अदर्स। तीसरा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस रजत इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। फोर्थ वन इज शकीना वर्सेस बैंक ऑफ and others, and the fifth one is Messrs Private Energy Private Limited versus the Authorized Officers Punjab. Okay, so सबसे पहला जो हमारा केस लॉ है वो ये कहता है सी ब्राइट वर्सेस द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अदर्स। इसमें बहुत सिंपल सी बात ये बोली गई है कि जो सेक्शन नंबर 14 है जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या फिर चीफ मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट को ये बोलते हैं कि उसे पोजेशन में लेने हैं सिक्योर्ड एसेट्स ऑन द बिहाफ ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर, और उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर को दे देने हैं विद इन 30 डेज। लेकिन अगर वो 30 डेज में नहीं ले पाते तो उनके पास 60 डेज का एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ द टाइम होता है। मैक्सिमम 60 डेज होते हैं, एक्सटेंडेड होते हैं 60 डेज तक, एक्सटेंड हो सकता है अगर रीजंस हैं, ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट के पास रीजंस हैं तो। अब लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्वेश्चन जो इशू जो क्रिएट हुआ है वो ये हुआ था कि जो हमारा 30 डेज और 60 डेज का पीरियड है, क्या वो मैंडेटरी इन नेचर है या डायरेक्टरी इन नेचर है, मतलब वो एक तरीके से डायरेक्शन है या मैंडेटरी है। तो आप कहीं पर भी प्रोविजंस में पढ़ेंगे तो ये मैंडेटरी नहीं है, मैंडेट नहीं कर रहा है प्रोविजन। और ऑब्वियसली अगर मैंडेट कर दिया तो नुकसान किसका होगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर का नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिफॉल्टर कुछ भी करके ऐसा कर सकता है कि 60 डेज क्रॉस करवा दे और उसके बाद जाके कोर्ट में बोल दे कि 60 दिन में मेरे एसेट पोजीशन में नहीं ले पाए, हम नहीं देंगे, अब मैं अपने एसेट्स नहीं दूंगा। तो ये लॉ जो बनाया गया था वो पब्लिक के लिए बनाया गया था और पब्लिक की भलाई के लिए बनाया गया था, सिक्योर्ड क्रेडिटर की भलाई के लिए बनाया गया था। इसीलिए इस प्रोविजन को मैंडेटरी नहीं बनाया गया, डायरेक्टरी बनवाया गया, ठीक है। यही बात हाई कोर्ट ऑफ द केरला ने भी बोली थी कि ये डायरेक्टरी है, ये मैंडेटरी नहीं है, जिसके अगेंस्ट में डिफॉल्टर ने जो है पिटीशन फाइल करी, अपील फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला कि ये जो प्रोविजन है, जो ये प्रोविजन है सेक्शन 14 के, ये डायरेक्टरी नेचर है, ये डायरेक्टरी नेचर है, ये डायरेक्टरी नेचर है, क्योंकि पब्लिक के लिए अच्छा करने के लिए है, ये पब्लिक का फायदा पहुंचाने के लिए है। अब आप बोलोगे कि फिर 30 डेज और 60 डेज का टाइम लिमिट क्यों दिया? अरे बेटा, बाउंड्रीज तो बनानी पड़ेंगी ना, वरना तो हमारा मजिस्ट्रेट भी तो इंसान है, वो तो सो जाएगा, कहेगा ठीक है यार कोई टाइम 30 आराम से करके दे देंगे। नहीं, 30 डेज और 60 डेज एक तरीके से गुस्सा करके, जो डंडा होता है ना कि सर पे डंडा लेके खड़े हैं कि नहीं भाई इतने दिन में तो करके देना है। लेकिन अगर 60 की जगह 70, 80, 90 डेज हो जाते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि हो ही नहीं सकता, इसीलिए मैंडेटरी नहीं किया गया, डायरेक्टरी करा गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इससे ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं रखना है। सेक्शन नंबर 14 जो है वो डायरेक्टरी नेचर है, वो मैंडेटरी नेचर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला और हाई कोर्ट ने भी यही बोला। दैट्स इट, पहला केस लॉ सिर्फ इतनी सी बात कहता है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इच्छा हो तो ये रहा लिंक, पूरा का पूरा लिंक है, पूरा एक्ट पढ़ लेना जाके, मतलब पूरा केस पढ़ लेना कि क्या था, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड वाले पे, एल&टी वाले पे। आजा, सेकेंड गायब हो गया यार। चलो, सेकंड वाला कहता है मेसर्स एल&टी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस मेसर्स त्रिशूल डेवलपर्स एंड अनदर्स। काफ़ी बड़ा है, मैंने इसको पढ़ लिया है, समराइज वे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर होता क्या है, जो हमारा एल&टी फाइनेंस लिमिटेड है उसने 20 करोड़ रुपए का लोन दिया या पैसे दिए हैं किसको, मेसर्स त्रिशूल डेवलपर्स एंड अनदर्स को, जो एक पार्टनरशिप फर्म है। अब मेसर्स त्रिशूल एंड डेवलपर्स जो होती है वो क्या होती है, एक तरीके से बैंक करप्ट हो जाती है और एनपीए हो जाती है और उनके पास पैसे देने के लिए उनकी क्षमता नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे एल&टी हाउसिंग फाइनेंस है वो एक तरीके से सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गई और मेसर्स त्रिशूल क्या हो गए, हमारे डिफॉल्टर्स हो गए। तो आगे अगर मैं इस
आगे कहीं पर भी डिफॉल्टर और सिक्योर्ड क्रेडिटर बोलूंगा तो समझ जाना कि सिक्योर्ड क्रेडिटर इज फॉर एल&टी हाउसिंग फाइनेंस एंड मैसर्स त्रिशूल के लिए मैं डिफॉल्टर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ये होता है कि वो डिफॉल्टर बन गए हैं, ठीक है, मैसर्स त्रिशूल, और एल&टी जो है यहाँ पर सिक्योर्ड क्रेडिटर है। अब क्या होता है कि बीच में क्या होता है, एक मैं चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर क्या होता है, एल&टी फाइनेंस का जो है नाम चेंज हो जाता है, ठीक है, एल&टी का जो है नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एल&टी का जो नाम चेंज होता है ना, अब एल&टी का नाम यहाँ पर एल&टी हाउसिंग फाइनेंस हो गया है, ठीक है। पहले एल&टी फाइनेंस था जब जिस टाइम लोन दिया था। तो यहाँ पर क्या होता है, जब वो नोटिस इशू करता है, आपको याद होगा डिमांड नोटिस इशू किया जाता है डिफॉल्टर को। अब डिमांड नोटिस जब इशू किया जाता है तो नए लेटर हेड पे इशू कर दिया जाता है, नए लेटर हेड पे इशू कर दिया जाता है किसको, डिफॉल्टर्स को। डिफॉल्टर कौन है, डिफॉल्टर्स कौन है, जो हमारे त्रिशूल वाले थे, ठीक है। अब त्रिशूल वालों को जब डिमांड नोटिस इशू किया जाता है वो किस पे किया जाता है, नए लेटर हेड पे इशू कर दिया जाता है। तो उस टाइम जो होता है हमारा जो हमारे डिफॉल्टर्स हैं वो कुछ भी नहीं बोलते, वो शांत रहते हैं और पैसे भी नहीं चुकाते, ठीक है। लेकिन जबकि लॉ में लिखा हुआ है कि अगर ऐसा कुछ आपको प्रॉब्लम है उस डिमांड नोटिस से, तो आपको 15 डेज के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन रेज करना होगा डिफॉल्टर्स को, ठीक है। लेकिन वो 15 डेज के अंदर डिफॉल्टर्स जो होता है किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते कि तुम्हारे पुराने लेटर हेड पे नाम नहीं दिया, नए लेटर हेड पे नाम दिया है, हमने तो तुमसे लोन ही नहीं लिया था, तुम्हारी कंपनी का नाम डिफरेंट है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, एक चीज होती है कि जो हमारा नया लेटर हेड है ना उस पे भी ऑथराइज सिग्नेटरी सेम होते हैं, मतलब पुरानी कंपनी के भी ऑथराइज सिग्नेटरी सेम थे और नई कंपनी के भी ऑथराइज सिग्नेटरी सेम थे। तो ऑथराइज सिग्नेटरीज में कोई चेंज नहीं आया, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये एक तरीके से मैंने समराइज वे में आपको बता दिया केस क्या है, आपको ये आइडिया लग गया होगा। तो कि बाद में जो डिफॉल्टर है वो रोना मचाएगा कोर्ट के आगे जाके कि हमें लेटर हेड पुराना मिला था इसलिए डिमांड नोटिस जो है सही नहीं है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, जो लेटर हेड है वो नया मिला है इसलिए डिमांड नोटिस ठीक नहीं है। तो अब यहाँ पर होगा क्या, बहुत सिंपल है। अब मैसर त्रिशूल जब एल&टी फाइनेंस जो है को पैसे नहीं मिले डिमांड नोटिस के बाद भी, तो एल&टी फाइनेंस सेक्शन नंबर 13 रिवोक करने के लिए चली गई, ठीक है, कि सारे पोजीशन में एसेट्स वगैरह ले लो, ये ले लो, वो ले लो, और सेक्शन नंबर 14 के हिसाब से मजिस्ट्रेट को भी बोल दिया। अब क्या होता है, जो हमारा मैसर त्रिशूल होता है वो जाके डिफॉल्टर जो है डीआरटी के आगे रोने लग जाता है, डीआरटी के पास, कि हमारे को जो है डिमांड नोटिस जो दिया गया था वो नई कंपनी के नाम पर दिया गया था, जबकि हमने लोन तो पुरानी कंपनी से लिया था, इसलिए डिमांड नोटिस इनका वैलिड ही नहीं है। और डीआरटी जो होता है वो भी इस बात को एग्री कर जाता है और ये बोलता है, डीआरटी का ऑर्डर सिंपल सा ही आ जाता है कि जो नोटिस दिया गया है वो हमारा वैलिड नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो आगे जाते हैं डीआरएटी के पास। अब डीआरएटी जो होता है, डीआरएटी मतलब जो हमारा वो है डेट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं और डेट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल ये कहता है कि नहीं नहीं डिमांड नोटिस बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। अब क्या होता है, उसके बाद मुद्दा आगे जाता है। अब मुद्दा जब आगे जाता है तो हाई कोर्ट के पास जाता है। अब हाई कोर्ट जो होता है ना वो ये बोल देता है कि हाँ डिमांड नोटिस गलत है। अब हाई कोर्ट ये बोलता है डिमांड नोटिस गलत है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल था उसने भी ये बोला कि डिमांड नोटिस गलत है, लेकिन एपलेट ट्रिब्यूनल ये बोला कि डिमांड नोटिस करेक्ट है। लेकिन उसके अगेंस्ट में डिफॉल्टर हाई कोर्ट में चला गया। अब हाई कोर्ट ने ये बोल दिया कि नहीं नहीं डिमांड नोटिस जो है वो सच में जो है वो पूरा का पूरा जो है गलत है, ठीक है। अब हाई कोर्ट ने जब ये बोल दिया कि डिमांड नोटिस गलत है तो मुद्दा तो भड़क गया। तो अब एल&टी फाइनेंस के पास कोई चारा नहीं था और वो चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास। जब वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो क्वेश्चन ये उठा कि जो डिमांड नोटिस इशू किया है एल&टी ने, क्या वो ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सिंपल सी चीज़ बोली कि भाई पहले तो आपने 15 कि भाई डिफॉल्टर्स तुमने पहले तो 15 डेज का टाइम था, वहां पर ऑब्जेक्शन रेज क्यों नहीं किया, ठीक है। दूसरी बात उसने ये बोली कि ऑथराइज सिग्नेटरी सेम्स थे। तीसरी चीज उसने ये बोली कि आपको बिल्कुल प्राइमा फेसी देख के समझ आ रहा है कि लोन जो है आपने किससे लिया था और तुमसे पैसा किसने मांगा है। बीच में लीगली उनका नाम चेंज हो गया लेकिन उसकी वजह से ऑथराइज सिग्नेटरी चेंज नहीं हुआ, मैनेजमेंट में कोई चेंज नहीं आया, मैनेजमेंट में वही लोग थे। तुम्हें नोटिस भी उसी बंदे ने इशू किया जो ऑथराइज सिग्नेटरी ने तुम्हें लोन दिया था, ठीक है। तो इस केस में प्रॉब्लम का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मंशा को समझा और यह बोला कि अगर तुम्हें आपत्ति थी तो तुम्हें उस 15 डेज के अंदर अंदर ही जो सरफाइसी एक्ट में बोला गया ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए डिफॉल्टर को तभी रेज करनी चाहिए थी और आपने रेज नहीं करी। तो सुप्रीम कोर्ट को यह मंशा समझ आई और उसने जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर को मना कर दिया, खत्म कर दिया और बोल दिया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर गलत है, ठीक है। इन द रिजल्ट द अपील सक्सीड्स एंड इज अकॉर्डिंगली अलाउड, ठीक है। तो सिंपल सी बात, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था कर्नाटका के वो क्वेश्चन किया गया और सेट असाइड किया गया बिना किसी कॉस्ट के। मतलब सिंपल सी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डिमांड नोटिस वैलिड है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो 15 डेज के अंदर अंदर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए था, यहां पर नहीं हुआ तो यहां पर खत्म हो गई बात। ये था हमारा दूसरा केस लॉ, बहुत ही बड़ा केस लॉ था और मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करी, समराइज वे में आपको बता दिया, ठीक है। थर्ड वाला आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस रजत इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। वेरी वेरी सिंपल। इसके अंदर ये आपको याद होगा सेक्शन नंबर 18 जो होता है जब हम अपील फाइल करने के लिए जाते हैं DRAT के पास, वहाँ पर एक लॉ लिखा हुआ है, प्रोविजन लिखा हुआ है कि जो भी बंदा अपील करने के लिए जाता है तो बोरर को क्या करना होता है, जो भी 50% ऑफ द अमाउंट, मतलब 50% ऑफ द अमाउंट जो हमारा डिफॉल्ट में होता है वो, ठीक है, डेट का मतलब 50% ऑफ द डेट या फिर जितना अमाउंट DRT ने बोला होता है विच एवर इज लोअर जो होता है वो प्री डिपॉजिट करना होता है किसके पास, एपलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील फाइल करने से पहले।
तो इस केस में यही क्वेश्चन पूछा गया, क्या सेक्शन नंबर 18 मैंडेटरी होता है या नहीं होता, क्योंकि यहां पर हाई कोर्ट ने क्या किया था, इस वाले में हाई कोर्ट ने ये बोल दिया था कि नहीं मैंडेटरी नहीं है, आप पैसा नहीं जमा करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर बहुत क्लियरली मेंशन किया गया, बहुत ही सिंपल तरीके से मेंशन किया गया कि यहां पर देखो इशू यही है, वेदर द हाई कोर्ट वाज राइट इन डायरेक्टिंग द प्री डिपॉजिट वाज नॉट रिक्वायर्ड टू एंटरटेनिंग एन अपील डीआरएटी के सामने एज मैंडेटेड बाय सेक्शन नंबर 18 ऑफ द सरफासी एक्ट। तो साफ साफ बोला गया कि हाई कोर्ट जो है ना वो लॉ को नहीं काट सकता, लॉ में एक साफ तौर पे लिखा हुआ है कि मैंडेटरी है कि प्री डिपॉजिट करना ही करना है। तो यहां पर अगर किसी भी तरीके से मैंडेटरी वर्ड यूज हो रखा है या मैंडेटरी कर रखा है, लॉ की लैंग्वेज ने बोल रखा है कि हम मैंडेट कर रहे हैं, तो वहां पर आप किसी भी तरीके से हाई कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, आर्टिकल के अगेंस्ट में नहीं जा सकता, लॉ के अगेंस्ट में नहीं जा सकता, ठीक है, और उसकी लॉ की फीलिंग को खत्म नहीं कर सकता इस चीज को बोल के। इस वजह से यहां पर साफ साफ बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो गलत है और उसको क्वैश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। बहुत सिंपल है, ठीक है। फर्दरमोर द हाई कोर्ट हैज नो पावर अकिन टू पावर वेस्टेड इन द कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द हाई कोर्ट कैन नॉट गिव डायरेक्शंस व्हिच आर कॉन्ट्ररी टू द लॉ। दैट्स इट। तो सिंपल है, सेक्शन नंबर 18 इज मैंडेटरी और उन्हें प्री डिपॉजिट करने हैं। तो ये अगर आपके पास एमसीक्यू में आ जाता है कि हाई कोर्ट ने बोला था कि भाई आप पैसा मत जमा करो, कोई तो चलेगा क्या, तो आपको साफ साफ लिखना है, वहां पर मेंशन होगा, एमसीक्यू में पूछ ले या वैसे लॉ में कहीं पूछ ले या मतलब थ्योरी में कहीं पूछ ले, तो आपको लिख देना है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पैसे तो जमा करने ही पड़ेंगे क्योंकि हाई कोर्ट से बड़ा नहीं, हाई कोर्ट जो है लॉ से बड़ा नहीं है। दैट्स इट। इसके बाद एक केस है फोर्थ वाला, ठीक है। अब ये फोर्थ वाला ना बहुत ही बड़ा केस लो है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको फोर्थ पूरा का पूरा समझाऊंगा, क्योंकि फोर्थ वाला जो है वो इसमें नहीं डाल सकता मैं, बाकी के नॉर्मल थे जिसको मैं समराइज कर पाया और बहुत ही अच्छे से मैं आपको छोटी से छोटी वीडियो बना के इसको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए फोर्थ के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और जब तक मेरी वीडियो नहीं आएगी आप चाहें तो खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, एक तो खुद पढ़ लेना, 5 में से कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर एक हमारा जो है वो रहता है फिफ्थ वाला, ठीक है। फोर्थ के लिए मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर फर्दर टाइमिंग वीडियो नहीं आती तो आप पढ़ लेना, और अब तक आप पढ़ ही चुके होगे मेरे को जहां तक लगता है, ठीक है। इस वीडियो से ये हेल्प हो जाएगी कि 4 जो है आपके बहुत इजीली कम टाइम में रिवाइज हो जाएंगे और बाकी के मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं बाकी चैप्टर्स के। तो फिफ्थ जो है हमारा वो बात करता है मैसर्स कुट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस द ऑथराइज ऑफिसर पंजाब। देखो यहाँ सिंपल सा है यार, इसके अंदर भी कुछ बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर ये बोला गया कि जो मैसर्स कुट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का है उसका जो है एक अग्रीमेंट था गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के साथ, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वगैरह जो है वो लगाने का यहाँ पे। उसके बाद उसके अंदर क्या हुआ कि जो हमारा ये था ना उसमें पैसे उस पर पैसे खत्म हो गए, ठीक है। उसने बैंक से पैसे लिए थे प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ये जो इलेक्ट्रिक वाला था पूरा प्लांट सेटअप करने के लिए, और उसके अब वो एनपी हो गया, अब वो बैंक को पैसे नहीं दे पा रहा। अब वो बैंक को पैसे तो नहीं दे पा रहा, तो उस केस में हुआ क्या, बैंक को वो पैसे नहीं दे पा रहा, तो बैंक ने उसको डिफॉल्टर मान के एनपीए घोषित करके वहां पे क्या कर रहा, एनपीए घोषित कर दिया और उससे पैसे मांगने के लिए चला गया, डिमांड नोटिस रेज करा 106.07 करोड़ का, ठीक है। अब यहाँ पर जब 106.07 करोड़ का नोटिस इशू किया गया, एक सेकेंड शायद से हम ऊपर आ गए, मैं एक बार फिफ्थ पे आता हूँ, हाँ 106.07 का जो है डिमांड नोटिस इशू किया। उसके बाद क्या हो गया कि इसने क्या किया, जो हमारा डिफॉल्टर था उसने वन टाइम सेटलमेंट के लिए नोटिस भेजा कि हम 84 करोड़ 87 करोड़ 90 करोड़ पे सेटलमेंट कर लेते हैं, ये 3 अमाउंट मैं आपको देता हूँ। लेकिन बैंक ने डिनाई कर दिया और बैंक ने बोला अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं तेरा ऑक्शन कर रहा हूँ, जो भी तेरा प्रोजेक्ट है उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पर 120 करोड़ के रिजर्व प्राइस पे बैंक जो है ऑक्शन करने जा रहा था, लेकिन तभी डीआरटी के पास एप्लीकेशन फाइल कर दी डिफॉल्टर ने और बोला मैं 140 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसने बोला, हाँ यहाँ पर इसने 140 करोड़ रुपए देने के लिए वन टाइम प्रपोजल दे दिया कि मैं 140 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ, और वो किस तरीके से देगा वो भी उसने बता दिया, ठीक है। अब मैटर जो है आगे पहुंचा। अब उसके बाद जब मैटर आगे पहुंचा तो मैटर जो है वो हाई कोर्ट के पास पहुंचा और हाई कोर्ट को भी उसने बोला कि 140 करोड़ रुपए देने के लिए मैं तैयार हूँ। मिला जुला के बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, 140 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ, और वो 140 करोड़ किस तरीके से देगा, 3 करोड़ जो है वो ऑलरेडी डिपॉजिटेड है, ठीक है, और जो मतलब जो कोर्ट के साथ ही उसने 3 करोड़ रुपए जमा कर दिए, 15 करोड़ वो इस तारीख को देगा, 22 करोड़ वो 1 नवंबर को देगा और 100 करोड़ जो है 11 दिसंबर को देगा, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, 140 करोड़ की बात सुनकर हाई कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कर देता है कि ठीक है अगर ये 140 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं तो एक काम करो, जितना भी पैसा ये जब दे रहे हैं ये बैंक अपने पास रखेगा, लेकिन बैंक अपने पास इस तरीके से रखेगा जैसे कि वो रजिस्ट्री के पास ही है, मतलब कोर्ट के पास ही है, ठीक है। बैंक इस उपाधि में रखेगा। तो यहाँ सिंपल से ये जो बोल्ड में लिखा है वो ये लिखा है, ऑल्सो सच डिपॉजिट जो है वो हमारा कोर्ट के डिपॉजिट के रजिस्ट्री ऑफ द कोर्ट में माना जाएगा। ऐसा नहीं माना जाएगा कि बैंक के पैसे हैं, मतलब बैंक ये ना माने कि हमारे को पैसे मिल रहे हैं, वसूल हो गए हैं, ठीक है।
तो उसके बाद 40, लेकिन अब होता क्या है, उसके बाद रिजेक्शन ऑफ ओटीएस हो जाता है। मतलब 40 करोड़ रुपए देने के बाद 140 का वादा किया था, लेकिन 40 करोड़ रुपीस देने के बाद जो होता है वो हमारा डिफॉल्टर जो है मुकर जाता है और ये बोलता है कि मेरे पास 140 करोड़ नहीं है, मैं 100 करोड़ रुपए नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, मैटर सिर्फ सिंपल सा है, कुछ नहीं है। यहाँ पर ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास आगे जो है मुद्दा गया और सुप्रीम कोर्ट को ये बोला गया कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास आगे मुद्दा गया और सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा गया कि ये जो 40 करोड़ रुपए हैं, क्या बैंक आपस ये समझ ले कि ये डेट के पैसे भरपाई है और अपने पास रख ले। और दूसरा मुद्दा ये पहुंचा कि क्या ये 40 करोड़ रुपए डिफॉल्टर वापस मांग सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात बोली कि जो अमाउंट डिपॉजिट करवाया गया है बैंक के पास, वो डिस्प्यूट को मेंटेन करने के लिए पैसा रखवाया गया था। ठीक है, जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक तरीके से होता है बेलमेंट और बेली वाला, ठीक है, बेलमेंट वाला प्रोविजन, वैसे ही सेक्शन 171 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है, तो ये इसे किसी भी तरीके से सिक्योर्ड एसेट या सिक्योर्ड डेट नहीं माना जाएगा और बैंक इसको सीज नहीं कर सकता, अपने पास नहीं रख सकता और उसको वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। अब आप सोचोगे कि ये कैसा बेवकूफ़ वाली बात है, अरे ये पैसे वापस करने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद वो अपनी तरफ से सरफाइसी एक्ट के हिसाब से बैंक जो है वसूली कर सकता है, उसके सेल्स वगैरह कर सकता है, तो उसमें मनाही थोड़ी है। लेकिन ये 40 करोड़ जो है वो मेंटेनिंग द डिस्प्यूट के लिए हाई कोर्ट ने रखवाए थे, इसीलिए ये वापस करने पड़ेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। तो यहां पर हमारे चारों के चारों केस लॉ मैंने कम से कम टाइम में आपको बता दिए हैं। एक केस लॉ बचा हुआ है जिसके मैं अलग से सेपरेटली वीडियो बना दूंगा, तब तक के लिए आप उसको खुद से भी पढ़ के रिवाइज करके खत्म कर सकते हैं। बाय, शबा खैर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।